हेलो बच्चों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देखिए, मैं आपको पढ़ना सब्जेक्टिव है संस्कृत क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र का है। ठीक है, पाटलिपुत्र का है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक संस्कृति ग्रंथ पाटलिपुत्र की खबर किस युग में थी? प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। जितना पटना का नाम था उसके बारे में मतलब कि उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था, इसलिए संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के कारण ही प्रचलित है। शरद काल में, शरद ऋतु मतलब शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर मतलब मनाया जाता है। पाटलिपुत्र का कुसुमपुर या कुसुमपुर उल्लेख कहा है। पाटलिपुत्र का कुसुमपुर उल्लेख कुछ प्राचीनतम सांस्कृतिक ग्रंथों पुराण आदि में प्राप्त होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र अत्यंत समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का प्रचलित ऐसा राजशेखर की अपनी काव्यमीमांसा ग्रंथ में सादर तक हम पढ़ाए हैं। सादर स्मरण किया गया है। यह वर्षों तक पन्नी पिंगल टंडी पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए। चौथा नंबर पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थलों का उल्लेख करें। बिहार की राजधानी पटना के दार्शनिक स्थलों में गांधी जी सेतु, संग्राम उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर विशेष। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वार भी पटना साहिब में है, जहां संपूर्ण विश्व के सिख समुदायों का लोग दर्शन करने आते हैं। मतलब पटना में आते हैं जहां संपूर्ण सिख धर्म। पाँचवा नंबर पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? पाटलीग्राम के बारे में महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में यह महानगर बनेगा, परंतु कलह यानी झगड़े, अग्निबाह, आग लगना तथा जलपूरी मतलब बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहेगा। इसका भय सर्वदा लगा रहेगा। ये बात सच हो रहा है, आज हो रहा है ये घटना, समझ रहे हैं। है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया था? तो राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्यमीमांसा में पाटलिपुत्र के विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीनतम परंपरा वाले क्षेत्र स्वीकार किया एवं शिक्षा शास्त्रीय की महान परंपरा वाला प्रदेश घोषित किया, जहाँ उत्कर्ष वर्ष पन्नी पिंगल वर्षित एवं पतंजलि जैसे दिग्गज विद्वानों ने अपना कार्य किया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? याद रखिए, पटना में आने वाले विदेशी यात्री के यूनान मेगास्थनी जो है चीनी के फाहान होगा नामक यात्री का उल्लेख प्राप्त है। इसके स्मरण में ग्रंथों में पाटलिपुत्र का उल्लेख हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव विशेषता पर प्रकाश डालें। पाटलिपुत्र प्राचीनतम से ही अपनी वैभव परंपरा के विख्यात रही है। विदेशी यात्री लोग आकर अपने स्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यही निरंतर समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना का मीमांसा में ऐसा ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, वैज्ञ, भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दार्शनिक स्थल। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीनतम से आज तक विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करते, जिसका संकलित रूप संग्रह देखना योग्य है। अब 9 नंबर से हम देखते हैं। नौ नंबर से है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्य में करें। बिहार की राजधानी पटना को सभी कालों में श्रेष्ठ माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और शिक्षा व्यवस्था की अति उत्कृष्ट थी। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्यमीमांसा के पाटलिपुत्र को विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीनतम परंपरा वाला क्षेत्र स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा
व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, याद रखिए बच्चों। फिर 10 नंबर सवाल है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर बस नगरों में से श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशगुच्छ यानी लोग बसते हैं। कवि के इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगर से की है। 11 नंबर पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना गया है। राजशेखर रचित मीमांसा काव्य में जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीनतम केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान थे। पाणिनि, पिंगल, कड़ुच्युति, पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई है और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त किया था। 12वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। यदि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनान के राजदूत में नीव के ग्रंथ इंडिकी में इसकी पृष्ठि साक्ष्य मिलती है। 13 नंबर आपको बताना है। 13 नंबर आपका है, बाकी 13 नंबर पाटलिपुत्र प्राचीनतम महोत्सव का वर्णन कर। पाटलिपुत्र का काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरों आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। 14वां सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीनतम पटना नगर पूंजी स्थल था। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वार के नामक से जाना जाता है। देश विदेश में सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 15 नंबर सवाल है कि लेखक पाटलिपुत्र में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। लेखक का कहना है कि पाटलिपुत्र महान नगर था जहाँ शिक्षा व समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी अब यहाँ पर 2 और क्वेश्चन बच गया। लास्ट 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि स्थिति नहीं मुगल वंश में इस नगर का पुनः उद्वार हुआ। अंग्रेजी के शासनकाल से लेकर वर्तमान के इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। 16 नंबर प्राचीनतम पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर नामक कवि ने हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते हैं। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वशिष्ठ आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती है। उससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र है। 17वां क्वेश्चन है कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर है। तो लेखक के विचार में पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक, शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाए हैं। पाटलिपुत्र पटना देवी की पटन देवी है। पाटलिपुत्र एक महान पर्व है, याद रखिएगा। यह हो गया अब सब्जेक्टिव। यहाँ ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर हमको लग रहा है कि किसके कारण पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य मारिएगा, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर का सवाल है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नगर का नाम क्या था। तो बुद्ध काल में याद है पाटलीग्राम था, कथा पाटलीग्राम। तीसरा गांधी सेतु कहाँ है। गांधी सेतु याद लग गया, गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगर में है। चौथा नंबर का सवाल है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटन देवी है। कौन है, पटन देवी। 5 नंबर सवाल है कवि रचनाकार कौन है। तो कवि नियंसक हो जाएगा दामोदर गुप्त। कवि नियंसक है चंद्रगुप्त समुद्र दामोदर गुप्त मानना है, ठीक। फिर 6 नंबर का सवाल है किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। गुरु नानक। गुरु नानक जी का यहाँ पे आया है, दामोदर गुप्त हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर है कि सिखों का 10वें गुरु कौन है। याद है सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह। 8 पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। बिहार की। 9 नंबर है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त ने काव्य मीमांसा की किया था। 10 सवाल है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखी थी। काव्य मीमांसा ग्रंथ दामोदर गुप्त ने लिखा था। नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपका राजशेखर होगा।
11 नंबर है राजा अशोक के समय पटना का नगर वैभव कैसा था? समृद्ध था। फिर 12 नंबर सवाल के मेगा सिंह पटना किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। सी नंबर। फिर 13 नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुए? पाटलिपुत्र पटना के नाम से मालूम कब से? मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर और सवाल है 14 नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र की पालिका देवी पटरचना के आधार पर पटना का कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र कुसुमपुर होगा। ठीक है, यहाँ पर माना है पटना का इतिहास कितना? 2500 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। याद रखिए 17वां मौसमी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 18 नंबर पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी है। सी नंबर। ये 19 नंबर बिहार की किस नगर को गोलघर का है? पाटलिपुत्र। 20 नंबर क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्र का। 21 नंबर पितृ संघ किसे दी गई है? बुध को। 22 नंबर सरस्वती का कुलगृह है पटना। सी। आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग मार दीजिए। 23 नंबर का पाटलिपुत्र प्रसिद्ध अस्तित्व है गोलगृह से कुसुमपुर मध्यम। ये नंबर होगा। 24 नंबर है कि कौमुदी महोत्सव का अस्तित्व है गुप्त वंश। सी। 25 नंबर पाटलिपुत्र पटना में किस शहर में है? पटना में है। 26 नंबर है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 5 वर्ष। एक आपका सी होगा। लास्ट बच्चों के लिए मैं आज के लिए तय होगा तो मैं कल क्लास ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा छठ पूजा का समय आ रहा है, समझ ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए क्या करिए, इतना ही रखना पड़ेगा, बस करिए। मैं बस करता हूँ इतना ही, आज क्लास बंद कर। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का संस्कृत, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है पाटलिपुत्र। मैंने पटना के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से आज जानेंगे, जिस चैप्टर नंबर आपका 2 है। ये देखिएगा, पहला नंबर का सवाल है बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को कब प्रसिद्ध हुआ? यह आपको पाठ के हिंदी अर्थ हम बता रहे हैं, ये आपका संस्कृत अर्थ है। तो हिंदी में कुछ दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि राजधानी पाटलिपुत्र के सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। समझ रहे हैं? 2500, 2500 मतलब 2500 मतलब समझ लीजिए कितना, क्या शताब्दी, 2 शताब्दी हो गया सर। 2 शताब्दी मतलब 100 साल नहीं, 2 शताब्दी मतलब 100 साल। 2500 कह रहा है, 20वीं शताब्दी। बाप रे, 2500 साल पुराना इसका है। यह धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से धैर्यवान कोर्स करता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज महान फुआन हवेनसांग सिंह इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। पाठ का हिंदी अर्थ, यानी पाठ का हिंदी अर्थ अच्छा सब लोग को हम समझाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्राचीन नगर को पाटलिपुत्र, जो गंगा के किनारे बसा है, यह पाटलिपुत्र जो है ना बच्चों, ये गंगा के किनारे बसा है। बहुत ही विविध शहर है। पटना बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट, बहुत अलग तरीके का शहर है, जो गंगा के किनारे बचा है। यह उत्तर मतलब जैसे गंगा है, पटना शहर का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर आपका है कि उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का एक कवि है, कूटनीति काव्य में कहा गया है। फिर आपका इस सवाल है कि स्त्री महत्तम सरस्वती महानतम नाम पाटलिपुत्र कर हिंदी होगा कि पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान है। पाटलिपुत्र जो है सरस्वती मतलब सबसे पहले मतलब भारत में नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत पुराना से यहाँ स्टार्ट हुआ है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए समान सुंदर है और स्वर्ग के सामने पवित्र है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। इतिहास में सुना जाता है गंगा के किनारे बुद्ध के समय पाटली ग्राम अवस्थित था, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। उनका कहना था कि ग्राम महानगर होगा। जो भगवान बुद्ध आए थे न बच्चों, वो कहे थे कि ये एक दिन जो पटना है न, एक दिन यह महानगर बनेगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि ये पटना जो जिला है बिहार का, यह एक महानगर बन गया है। यहाँ बहुत अधिक घर, जनसंख्या, जमीन बहुत अधिक हो गया है, महानगर बन गया है। हम लोग देखेंगे
कलह आग लगी रहेगी, बाढ़ भय से सदा ग्रसित रहेगा। भगवान बुद्ध का कहना था कि कलह आग बाढ़ बारिश हमेशा इस ग्रसित रहेगा, भगवान बुद्ध का कहना था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि कालांतर में यह पाटलिपुत्र ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। पाटलीग्राम को ही मतलब पिछवाड़ा मतलब भगवान समय के समय पाटलीग्राम कहा जाता था बुद्ध के समय, लेकिन अभी पाटलिपुत्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था की अति उत्तम थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण इंडिया ग्रंथ में निरूपित करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ से पढ़ते हैं कि बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है। ऐसा राजशेखर की अपनी काव्यमीमांसा ग्रंथ में शानदार स्मरण किया गया है। यहाँ वर्षों वर्षों तक पाणिनि पिंगल ब्यान पतंजलि जैसे विद्यमान ज्ञान का विस्तार का ख्यात प्रयास किए। अब कुछ प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथों पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। मतलब इसका जो पुराना नाम है कुसुमपुरम भी है, कुसुमपुर भी है, दोनों में से मतलब कोई भी हो सकता है। ग्रंथों पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम प्राप्त है। इससे ज्ञात होता है कि किसी इस नगर में समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है। पाटलिपुत्र यह शब्द पटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रम लेकर प्रचलित हुआ है। यहाँ पर अब शरद ऋतु मतलब शरद ऋतु काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मतलब कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा होता है। ठीक है, नाम रूप महान है। गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित है। मतलब जब गुप्त वंश का शासन काल था ना, उस समय कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित है। यहाँ बहुत लोग घूमने जाते थे बाहर विदेश से बहुत लोग पटना में। ठीक है, यह प्रचलित है गुप्त वंश में, याद रखिएगा। वहाँ सभी लोग आनंद में रहते हैं। उस समय सभी लोग आनंद में रहते हैं। फिर आपका कि मंत्र होते थे। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार के समारोह के रूप में देखा जाता है। मतलब कौमुदी महोत्सव को नहीं कहेंगे, दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण की स्थिति में रहा। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ है कि अंग्रेजों के शासन काल में पटना का अत्यंत विकास हुआ। इस नगर मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह पतन शब्द में निकला है कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, जिनकी आज भी पूजा होती है। पटन देवी मतलब पटना में है, ठीक है, शहर में है। आजकल पाटलिपुत्र नगर अत्यंत विशाल है, वह बिहार की राजधानी है। आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी है बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम से एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। मतलब एशिया का सबसे बड़ा पुल अगर पूछा जाए ना कहाँ है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा पुल पटने में है, जिसे हम गांधी सेतु कहते हैं, गंगा के ऊपर है। अब है यहाँ पर और कहीं रेलगाड़ी का पुल भी निर्धारण है इस नगर में उत्कृष्ट संग्रह उचित सबिल्य गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्य काल में अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि। प्राचीन पटना नगर में सिख महावीर मंदिर अनेक मंदिर पटना यानी विकसित में बहुत सारे हैं। उच्च न्यायालय है, सचिव न्यायालय है, गोलघर है, मौर्य काल का अवशेषण है, महावीर मंदिर है। प्राचीन पटना में सिख इतिहास पढ़ रहे हैं। संप्रदाय का पूजनीय स्थल दर्शन गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरु नानक देव का जन्म नाम से प्रसिद्ध। वहाँ से इस देश के तीर्थ दर्शन के काल के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्र प्राचीनतम से आज तक विविध क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। सबका संकलन रूप से संग्रहित में देखने को मिलता है। पर्यटन के मानचित्र में यह नगर है। हाँ अच्छा जाए थी आवा थी बच्चों, थोड़ा मेरे काम है, आज दीपावली में है तो थोड़ा काम है, तो हम आएंगे तो थोड़ा सब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, मैं आज के लिए हेलो बच्चों, मैं आप लोग नमस्कार करता हूँ। मैं आप लोग आज पढ़ा क्लास 10 का, आप लोग क्लास 10 है। इसका आपका संस्कृत के चैप्टर 1 नंबर 1 प्रथम पाठ मंगलम पाठ आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। अब उपनिषद पहला का एक श्लोक है, जिसे में कहा गया कि न पात्र न सत्य
पीह मुखम त्वच पुषत्राविनु सत्य धर्माधिष्ठ है। इसका अर्थ होता है कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद में संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्त नहीं कर पाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु का आवरण को हत्या सत्य के ताकि सत्य और धर्म की जान सके। फिर दूसरा नंबर अनोन्य महतो महियान आत्मस्य ज्योतिष मुहगम तमकरंतु पश्चात को धातु प्रसाद महंतम। इसका अर्थ होता है प्रस्तुत श्लोक इसका अर्थ होता है दूसरा नंबर के प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ में लिया गया है कि इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। निवास के विषय में बताया गया है। इसे बताया गया कि प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद संकलित मतलब आत्मा मनुष्य के द्वारा बताया। आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। मतलब जो मानव है कोई भी जीव हृदय रूपी गुफा में रहती है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे संसारी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा नंबर सत्य में जाते हैं न सत्य पंथा विदित देवनया इत्राक्रम हसता सत्य परम निधन। इसका अर्थ होता है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है तथा मंगल पाठ से लिया गया है, जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रस्तुत होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। अगला हम लोग देखते हैं आगे 5 गो श्लोक है, ठीक है। कहना है कि यथा नदौ स्वधर्म समुद्रे द गच्छन्ति नामरूपे विवाह तथा विधान नामरूपे विभक्ति प्रथा पुरुष दिव्य। इसका अर्थ होता है चौथा नंबर का प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगल पाठ से लिया गया, जिसे बताया गया कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार विद्यमान मतलब पुरुष नाम और रूप को छोड़कर त्याग कर परमात्मा में प्रवेशन में विलीन हो जाते हैं। आपका 5 नंबर श्लोक है वेद हेमंत पुरुष महांतम अधिवर्ण तमस्त परस्तता तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्य पांथा विधेयति। इसका अर्थ प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद में संकलित तथा मंगल पाठ में लिया गया, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब आपके पास आत्मज्ञान नहीं हो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता है। सब्जेक्टिव पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करो। क्वेश्चन पूछा गया सवाल है कि परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं को बांटा और जो गुण परमात्मा के थे वही आत्मा के बने गए हैं। जो बड़ों से भी बड़ा एवं छोटों से भी छोटा होता है, जो इस सत्य को समझ लेता है, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। यह बात सही है। अब है 2 नंबर विद्यमान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं अथवा नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, यह आपको बताना है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने अंतिम प्रवाह में समुद्र में मिलकर नाम रूप को छोड़कर विलीन होकर सागर में हो जाती है, उसी प्रकार विद्यमान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाग्र हो जाते हैं। तीसरा में नदी और विद्यमान में क्या समानता है, याद रखिएगा। अपने प्रवाह के अंतिम प्रवाह में जब समुद्र में मिल जाते हैं तो उसे उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप प्राज्ञ हो जाता है। उसी प्रकार विद्यमान लोग अपने को ब्रह्मांड में मिलाकर चाहते हैं, इसके लिए प्रयासरत होता है, और जब
ब्राह्मण में मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है और ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब हम इतनी ज़्यादा क्वेश्चन अभी बाकी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर है कि चौथा नंबर कि आत्मा स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, यहाँ पर जिससे पूछा गया सवाल है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का विस्तार चर्चा की है। मानव के हृदय में आत्म स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझता है और वह शोक रहित हो जाता है। मतलब जो इसका समझ गया उस शोक रहित हो जाता है। कैसा हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। 5 नंबर है आपका मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। 5 नंबर है मंगलम पाठ के सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था का दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शाखों को पार कर देता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृष्ण कर लेता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महान लोग संसारी रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान मतलब जो महान जैसे बुद्ध हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए और बड़े बड़े महावीर हो गए, ये सब अपने जीवन को कैसे पार करते हैं, याद रखिएगा। जो इन्हें से पूछा गया है। ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय होता है। जो ज्ञानी होता है उसका जीवन प्रकाशमय होता है। अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। जो अज्ञानी होता है उसका जीवन अंधकारमय होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाते हैं वे मृत्यु के भय में मुक्त हो जाते हैं एवं इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त को हो जाते हैं। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं पड़ते हैं, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एकाग्र हो जाती है। यही तो मुक्ति है। अब 7 नंबर सवाल कह रहा है 7 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्वान यानी 7 नंबर का विद्वान मृत्यु को कैसे पाए। मतलब महान से महान व्यक्ति होते हैं वो विद्वान मतलब अज्ञानी मृत्यु को कैसे पार करते हैं, याद रखिएगा। विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों से अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। अब 8 नंबर सवाल है कि मंगलम पाठ में 5 वाक्यों में वर्णन करें। मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में वर्णन कर, ज़्यादा नहीं 5 वाक्य में। तो यहाँ पर लिखना है कि वैदिक वाणकों के अंतिम भाग उपनिषद का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांत का निरूपण किया गया है। आत्म और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति होती है। परम ज्ञानी की प्राप्ति होती है कि इस जीवन का लक्ष्य सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता सत्य में जयते, विद्वान पुरुष का दिव्यदर्शन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय। इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला आपका सवाल है कि सत्य में जयते किस उपनिषद के संकलित है। सत्य में जयते किस उपनिषद, तो सत्य के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है। याद रखिए सत्य के बारे में आपका इस उपनिषद मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर, यहाँ पर मुंडकोपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि जो किसी जीत नहीं होती, मतलब किसकी जीत नहीं होती, सत्य की जीत नहीं होती है, धर्म की जीत नहीं होती है, धर्म की जीत नहीं होती है, शक्ति की असत्य की, ध्यान रखिए जीत नहीं होती है। जो असत्य लोग होते हैं, अधर्मी होते हैं, उनकी जीत कभी नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। फिर है तीसरा नंबर, छोटे से भी छोटा मार से बहाना भी बड़ा क्या है, याद रखिए। छोटे से छोटा बड़ा ईश्वर नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, आत्मा है, आत्मा है। फिर चौथा नंबर, नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है। जो नदी है वो समुद्र में कैसे मिलती है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम रूप के साथ, नाम रूप को छोड़कर, नाम और रूप को साथ नहीं छोड़कर, आपका डी नंबर हो जाएगा सवाल, ठीक है। फिर 5 नंबर, सत्य का मुख किससे ढका, जो सत्य का मुँह है किससे ढका है, बताए हैं। क्या नंबर पहले के दूसरा का क्वेश्चन बताए हैं, सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, सत्य में जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्य में जयते, सत्य में तो बताए हैं नमक मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। फिर 7 नंबर, मंगला पाठ में कितने मंत्र है। मंगला पाठ में कुल मंत्र अगर तो पूछ दो ना तो 5 मारिएगा। फिर 8 नंबर है, हिरण्मय पात्र निर्दिष्ट है, यह मंत्र किस उपनिषद है। हिरण्मय पात्र निर्दिष्ट है, यह मंत्र किस उपनिषद से है।
हिरन मैं पता नहीं देखो अब क्या बताएं हम लोगों को, देखिए ना। हाँ देखिए हम मुंडकोप सब बताए हैं, लग रहा है कि देखिए फिर वही देख लीजिएगा आंसर सीट। फिर है 9 नंबर है कि महान से महान क्या है। महान से 2018 पूछा गया सवाल है। महान से महान याद रखिए, महान से महान आत्मा है। फिर कहा है 10 नंबर, 10 नंबर का सवाल कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसको द्वारा अनुशासित है। संपूर्ण संसार भगवान मतलब परमात्मा नहीं होता है, गधा हवा परमात्मा नहीं होगा। फिर आपका 11 नंबर है वेदा हेमंत पुरुष महानत मंत्र किस अनुसार से ले गया है। वेदा हेमंत कह रहा है, एक का मतलब होता है सवेताश्वर उपनिषद। फिर आपका कह रहा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। उपनिषद थी तो सबको जानकारी होगा। मनोज महतो महियानी इसका कठोपनिषद होगा, कठोपनिषद। फिर 14 नंबर है नदियाँ नाम और कुछ कहानी थे। नदियाँ नाम उठो समुद्र में, मानसरों में, झील में, तालाब में। नदियाँ नाम समुद्र में मिलती है। अच्छा यहाँ पर अब 14 नंबर हो गया है। अब 2 क्वेश्चन है बाकी है, देखिए संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट है सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं आप लोग को 15 में पढ़ रहा हूँ। कैनोनियन मोहियान पदार्थ किस स्थान पर है। महतो अनोनियन मोहियान है, महतो मोहियान होता है। आपको बताया आप लोगों को स्वरम पता नहीं किस का मुँह से ढका हुआ है। सत्य का मुँह जो है न स्वरमा पाठ से ढका हुआ है। आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मैं अगला चैप्टर आपके पास कभी लाऊंगा। हेलो बच्चों, मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ। मैं आप लोग आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का प्रकाश के प्रवर्धन फिजिक्स चैप्टर 2। याद रखिएगा, यहाँ पर हम कल 14 तक करवा दिए थे, 15 से करवाने वाले हैं, ठीक। 15 नंबर का सवाल है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है। तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण द्वारा। फिर है 16 नंबर है अवतल दर्पण को कहते हैं। तो अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं अभिसारी। दो दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। नहीं रुकिए थोड़ा एक सेकेंड, ए हो जाएगा 17 के काल्पनिक हो जाएगा। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। बी अवतल दर्पण। फिर आपका 19 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर समतल दर्पण। 19 नंबर आपका सवाल होगा समतल दर्प निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवतल दर्पण। फिर आपका 20 नंबर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा पूछे तो काल्पनिक बताना है, क्या बताना है काल्पनिक। 20 का बी नंबर होगा। 21 का रुकिए, 21 का ये होगा लग रहा है कि किसी वस्तु का वार्धक प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। अवतल दर्पण से बनता है, याद रखिएगा। फिर आपका अगला नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं, ये हो गया आपका 22 नंबर। सही है 22 नंबर। 22 नंबर है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक का जो कहे तो सीधा है, वास्तविक कहे तो उल्टा, ही बात याद रखना है आपको। देखिए सही है। 23 नंबर है किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बी आपका हो जाएगा में 23 नंबर का आपका बी नंबर हो जाएगा। उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर 24 नंबर निम्न में से किस दर्पण की फोकस तो धनात्मक होती है। धनात्मक कुछ है उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पर आपका वो करता त्रिज्या लग रहा है हमको। 25 का सी नंबर लग रहा है। देखिए 25 का सी नहीं बी होगा, 25 का कहाँ बी होगा, फोकस अंतर। फिर आपका 26 नंबर करता त्रिज्या आर का एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। एफ आर बाई 2 बताएं तो एक बार बता दिए हम 26 नंबर के एफ आर बाई 2। फिर 27 नंबर हजामती में, हजामती के नाम लगे अवतल दर्पण का थी। हजामती में अवतल दर्पण 27 के रुपये थोड़ा, हाँ देख रहे हैं अवतल दर्पण। हाँ हजामती कहे तो अवतल दर्पण, सोलर कुकर का है हजामती दर्पण अवतल है पक्का अवतल होगा। 28 के नू 28 के, हाँ 28 के नहीं उत्तल होगा रे, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर उत्तल होगा 27 के। 27 के आपका उत्तर होगा। 28 नंबर सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर का प्रयोग, सोलर कुकर 28 नंबर। ये पर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है सर 28 नंबर का। फिर है 29 नंबर सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है।
तो सर्च लाइट कह देवे न, तो आपको बताना है बी नंबर। कौन बताना है? बी नंबर, अवतल दर्पण। कथी बताना है? अवतल दर्पण। फिर है 30 नंबर, रुकिए थोड़ा 30 नंबर ऊपर कर लेते हैं। 30 नंबर है कि रोगियों की नाक, कान, गले और आदि जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इनमें हमको अवतल दर्पण लग रहा है। 30 नंबर में है, ये होगा ना ही कहें, ये होगा अवतल दर्पण। फिर आपका 31 नंबर, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होगा। 31 में है, बी होगा। देखिए हम गलती बोल दिए, कम होगा। कथी होगा? कम होगा। फिर 32 नंबर है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं सीधा होता है। काल्पनिक एवं सीधा है कि नहीं? नहीं, वास्तविक एवं सीधा है। वास्तविक एवं उल्टा होगा, याद रखिए। बी नंबर आपको लग रहा है, 32 का बी नंबर। देखिए 32 का बी नंबर आपका सही है। फिर आपका है अगला नंबर सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। क नंबर? 33 नंबर बताने जा रहे हैं। 30 नंबर यहाँ से है। 33 नंबर है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 33 नंबर का बी हो जाएगा। फोकस अंतर से कम दूरी पर रहता है। फिर 34 नंबर जाएगा, लेंस की क्षमता होती है। डायोप्टर नहीं बताए थे आपको? नहीं, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता सी हो जाएगा आपका। लेंस की क्षमता सी, यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम। फिर 35 नंबर है, उत्तल लेंस में जब बीम को एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बड़ा प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो बड़ा जो प्रतिबिंब होता है वह बराबर और वास्तविक होता है। फिर आपका 36 नंबर सवाल है, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 36 नंबर सवाल है, देखिए ध्यान से। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, गोलीय लेंस हो जाएगा। फिर 37 नंबर है, किस चीज़ का उपयोग श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटता है? प्रिज्म, याद रखिएगा, क्या होगा? प्रिज्म। 28 नंबर है, न्याय करते चिन्ह पाठ्य परिपाटी के अनुसार सभी दूरी को कहाँ कहाँ से मापा जाता है? सभी दूरी को कहाँ से मापा जाता है? प्रकाशीय केंद्र से होगा, बहुत लग रहा है। 38 के नहीं, प्रकाशीय केंद्र। फिर प्रत्येक लेंस के दो कर्ता है। 34 39 में प्रत्येक लेंस के दो कर्ता के अंदर होते हैं, क्योंकि लेंस के दो कर्ता। यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग 40 और 41 के आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। फिर आपका है 41 नंबर, एक अवतल लेंस का फोकस 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर तो त्रिज्या क्या होगा? तो 41 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। कहते होगा बी, 20 सेंटीमीटर। फिर 42 नंबर, एक गोलीय दर्पण की ऊपर त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 42 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। कहते होगा सी, 14 सेंटीमीटर होगा। अभी हम 43 से करवाते हैं। पूरा क्वेश्चन 94 वो है, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाने के बाद नहीं है। फिर आपका 43 नंबर है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बीम रखने उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 43 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। कथी होगा? ए, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। दर्पण के वक्रता केंद्र पर। 44 नंबर आपका सवाल है कि एक गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस और बीम तो आवर्धन है। 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी। कथी होगा? बी, -6। फिर 45 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बीम रखी जाती है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? तो 45 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। कथी होगा? सी, 15 सेंटीमीटर। फिर आपका 46 नंबर है, एक उत्तल से फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 5 के 20, रुक ये थोड़ा देख रहे हैं। सी हो जाएगा। कथी हो जाएगा? सी, यानी 5 डायोप्टर होगा। नहीं कहे 5 को 20, 5 एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी होगा। देखिए अगर उल्टा कर दिया थे, अब हम लोग तो जमने कर रहे हैं, माइनस लगा था, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा।
48 नंबर है लेंस की क्षमता 4 तो यह होगा। 48 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। काफी होगा सी 0.25 फोकस दूरी उत्तर लेंस। 49 नंबर का सवाल थोड़ा देखिएगा। 49 नंबर है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो 49 का आपका हो जाएगा डी। 49 का क्या होगा डी हो जाएगा। फिर आपका 51 नंबर है वर्त पार्टी कितने तरह के होते हैं। तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 51 का क्या होगा डी। फिर आपका है प्रकाश का तरंग, प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग। बी होगा हमको लग रहा है कि 52 की बी दम करेक्ट है, नहीं कहें बी द बी। अभी हम 53 से देखते हैं हम लोग। टेंशन मत लीजिए, पूरा हम खत्म कर देंगे तो लोग टेंशन मत लीजिए। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है दंत विशेष से किस दर्पण का उपयोग किया। दंत का अगर नाम लेते हो तो हमको लग रहा है 53 है। हाँ रुकिए थोड़ा, 53 का बी होगा ना, क्या 53 का अवतले होगा। फिर 54 है कौन सा लेंस ऑफ साइलेंस है। ऑफ ही सारी का है तो उत्तर लेंस, ऑफ सारी का है तो उत्तर लेंस। क्या बारी बताएं। देखिए 54 की ये होगा पक्का। नहीं क्या है 55 का। अब देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा भारी लेकिन इस वाला इससे का सवाल नहीं पूछता है बोर्ड में, ठीक है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने के लिए जरूरत होती है। तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी। काती होगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर 56 नंबर है, 56 नंबर है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर है 57 नंबर है निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और 16 दूनी 32। हमको देखिए प्लस में तो प्लस वाला मारिएगा, ये बात याद रखिए। अगर माइनस में तो माइनस में, प्लस में तो प्लस में। 51 का सीन आपका सही होगा, कर देना है नहीं क्या है 56 57 में है। देखिए नहीं क्या सही है 58 नंबर। देखिए यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का वर्धनात्मक और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति होगा आपका 58 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर। 58 का ए हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। फिर है 59 नंबर, 59 नंबर है गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रता से होता है। तो 59 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 59 का सी नंबर। फिर 60 नंबर है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रता हो कहलाती है। 60 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर का क्या होगा ये होगा। फिर है 61 नंबर वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 61 का आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण अवतल भी है समतल भी, इनमें से कोई नहीं होगा भाई, सिर्फ उत्तल दर्पण होगा, याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो 62 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 62 का बी यानी ध्रुव होगा, मध्य नहीं होगा, गोलार्ध नहीं होगा, अक्ष नहीं होगा, सिर्फ ध्रुव होगा, बी नंबर। फिर 63 नंबर से क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है याद रखिएगा, याद रखिएगा ए मतलब इसका सी से किया जाता है गोलीय दर्पण का। हम यहाँ पर 53 64 हम बता रहे हैं। 64 नंबर सवाल है कि 64 नंबर सवाल है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मतलब इसलिए मात्रा विहीन होता है। देखिए इसका साफ बता दे रहे हैं सी होगा आपका 64 नंबर। नहीं क्या 64 का एकदम सी निश्चित है। 65 का आपका देखिए सूर्य के प्रकाश से कितने के अंदर उत्पन्न उसमें के कारण क्या उठता है पत्थर। यहाँ पर हमको थोड़ा डाउट है, रुकिए ये होगा ना क्या है कागज होगा, लोहे का चूर्ण नहीं होगा, बालू का। अब 68 नंबर देखिए गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वर्तकाल सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। तो यहाँ पर 68 नंबर का लग रहा है 68 नंबर के एक सेकेंड 68 नंबर के ए नंबर होगा। 68 नंबर के होगा द्वारक होगा। फिर है 69 नंबर टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च का अगर नाम ले रहा है तो अवतलवे होगा बोल रहा है। 69 के नहीं कहीं अवतलवे दर्पण होगा। आपका 70 नंबर है, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए। फिर आपका है 70 नंबर है वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का, वाहनों के सामने समतल दर्पण का कौन दर्पण समतल का। 70 का भी ये होगा मुझको लग रहा है
70 का नहीं, सी नहीं का है, उत्तल दर्पण होगा। साइड मिरर कह रहा है नहीं, कहता है कि कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र माइनस में नहीं बच्चों, प्लस में होता है, याद रखिएगा। फिर आपका 72 नंबर है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल कहलाता है, वो करता त्रिज्या हमको लग रहा है। रुकिए थोड़ा देख लीजिए। 72 ये हो जाएगा, नहीं क्या 72 की होगा लेंस। अब 73 उत्तर लेंस को कहते हैं। उत्तर लेंस को अभिसारी हम लोग कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। फिर 74 हमारे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस उत्तर लेंस। 75 लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस का केंद्रीय बिंदु। 75 नंबर का होगा आपका आंसर बी नंबर, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब हम लोग पास इसके बाद देखते हैं 75 से 76 से। 76 नंबर का सवाल है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाता है। तो आपका 76 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, काती होगा सी होगा। 76 नंबर का कागज का शुक्ल नहीं होगा, धुआं का उत्पन्न नहीं होगा, सिर्फ ए और बी मतलब दोनों होगा। 77 देखिए लेंस कितने फोकस होते हैं, तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 77 का आपका आंसर हो जाएगा ए दो। फिर है 78 लेंस के क्षमता का सही मात्रक। डायोप्टर में कोई हाली बताएं, 200 बार हम डायोप्टर बता दिए, समझ लीजिएगा। उत्तर लेंस की क्षमता होती है तो 79 के उत्तर लेंस की क्षमता है, तो 79 के उत्तर लेंस की क्षमता है 79 के उत्तर। ये होगा यहाँ पर क्या होगा, ए धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, सिर्फ धनात्मक होगा ए नंबर। फिर आपका 80 नंबर अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस अगर जो कहा जाता है धनात्मक, उत्तल लेंस कहा है तो धनात्मक, अवतल लेंस कहा है ऋणात्मक, बात याद रखिए। फिर प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों। 82 नंबर है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो एक वस्तु का दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 82 नंबर का हमको लग रहा है ना कि ये होगा, ये निश्चित है बच्चों। फिर आपका 83 नंबर हम बताने जा रहे हैं, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए। फिर आपका 82 नंबर है, एक अवतल के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पर 82 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। इतना बतेवे किए हैं बच्चों। 83 नंबर किसी अवतल दर्पण के 37 सेंटीमीटर दूरी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, तो 83 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी का, सी होगा बी। फिर आपका 84 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी होगी 20 कर देते अधिक कर देना है 10, ये लग रहा है हमको 84 की नंबर। हाँ देखिए सही है। अब 85 में जिस वस्तु के प्रकाश निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त। इनमें से सब हमको डी लग रहा है, 85 के डी होवे करेगा, 85 के ए होगा प्रकाश का स्रोत, सॉरी बच्चों, प्रकाश का स्रोत ए नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 86 नंबर, प्रकाश की किरणों को समूह कहते हैं, किरणपुंज तक बतेबे किया है, किरणपुंज कहो प्रकाश है ही को करेगा। फिर प्रकाश की किरणें के पथ पर चित्र को कहते हैं। तो 87 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, किरण रेखा होगा। फिर 88 नंबर है, आवर्धन का सही मात्रक होता है, तो आवर्धन को याद रखिए। यहाँ पर 88 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 मीटर। फिर 89 नंबर है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति होती है, तो 89 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 89 का ए हो जाएगा। ठीक भाई। 90 किसी लेंस की क्षमता, यहाँ पर थोड़ा डी नंबर थोड़ा नहीं लग रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 है कि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर फोकस दूरी होगी, 90 का आपका आंसर हो जाएगा, रुकिए एक सेकंड, 90 का डी हो जाएगा आपका, डी होगा 0.5। रुकिए ज़्यादा सवाल नहीं, 4 गो बचा है और सवाल, इसको भी करवाइए देते हैं, इसको रखे कहे ला है। देखिए 91 नंबर, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। फिर 93 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी के स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, 93 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल समतल दर्पण। फिर 94 नंबर है, किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, निर्वात में जो है प्रकाश के साथ सबसे अधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपका हम 94 को सवाल करवाएं, जिसमें से आपका बोर्ड में कम से कम 10 सवाल आएगा, याद रखिएगा। मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक। हेलो बच्चों, मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था वहाँ तक, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उत्तर लेंस, मतलब चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, प्रकाश का प्रवर्तन फिजिक्स, क्लास 10th का है, ठीक है। यहाँ पर मैं सवाल पढ़ता हूँ। लेंस में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उत्तर लिखिएगा। वक्रता केंद्र लेंस के जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों वक्रता त्रिज्या आपस में बराबर होगी तथा गोले का आकार अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं होगी। प्रधान प्रधान मतलब अक्ष क्या है इसका याद रखिए। लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। फिर आपका कि एक लेंस दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या, दो फोकस दूरी होते हैं। फिर आपका प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? ये देखिए, प्रकाशीय केंद्र लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के परावर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ के से निर्गत हो जाती है, प्रकाश का केंद्र कहते हैं। फिर आपका सवाल है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? या फोकांशांतर या नाभ्यांतर, मतलब तीनों में किसी हो सकता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा लेंस का प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। पहला नंबर हम लोग होगा मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस के अपने कम होती है। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस या फोकसांतर बदलता है। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। पहला लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वार कहते हैं। फिर आपका ई नंबर सवाल है, पहला इस नंबर सवाल है लेंस कांच की पट्टी का बना होता है। जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी जैसा कार्य करता है और इसमें इसका फोकस अनंत हो जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस लिखें, मतलब अंतर लिखना है। 2015 पूछा गया है, ये बार पूछता है, 2 नंबर पूछता है तो 2 नंबर पूछेगा, 2 देना है। पहले नंबर का हो जाएगा कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें हो जाएगा अवतल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। दूसरा में हो जाएगा इसका फोकस दूरी प्लस मतलब धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यह बात याद रखिएगा। अब हम यहाँ से और जो बाकी है ज़्यादा पॉइंट अब नहीं बाकी है, ठीक। ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों का नहीं बाकी है। अब यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक में अंतर पूछतेगा, वहाँ 2 को बताएं, यहाँ 5 को लिखना पड़ेगा। 5 नंबर पूछेगा तो 5 को, 2 में 2 को बताना है, ठीक है। 5 नंबर में मतलब पूछने वाला सवाल था, पहला धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है। फिर तीसरा नंबर उत्तल लेंस का अपवर्तन क्षमता धनात्मक होता है, अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। फिर है आपका प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती है प्रतीत होती है उस बिंदु का स्रोत प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। फिर है आपका आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हाँ काहे लगे आभासी प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है होते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को वस्तु पर बंद किया जा सकता है। अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। एक अवतल लेंस प्रकाश की किरणें किस प्रकार का गमन करती है? एक आलेख। यह आपका आलेख है। उत्तल लेंस में वस्तु की ओर प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। पहला, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को भेजने से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। फिर आपका सवाल, हाँ अब यहाँ से लग रहा है ऑब्जेक्टिव आपका स्टार्ट होगा। नहीं, और कुछ पॉइंट है यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। फिर आपका कि प्रकाश, जब कोई किरणें लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो उसे वह अपवर्तन के बाद लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर निकलती है। फिर तीसरा नंबर है, जब प्रकाश की किरणें को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो बिना अपवर्तन हुए सीधे पार कर जाती है। पहले किरण आलेख, जब लेंस में वस्तु का प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, प्राकृतिक काल्पनिक सीधा बड़ा और वस्तु से छोटा होता है। उपयोग इसका हो जाएगा घड़ी साइज, घड़ी के छोटे दो पार्ट देखने में, ये आपका हो जाएगा छोटे अक्षरों को बड़ा करने में, ये हो जाएगा हस्तरेखा देखने में, ये हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी क्या किरणें आलेख खींचने में 2015-2024। जब उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच में किसी वस्तु रखते हैं तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धन ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? 2021 में सवाल पूछा गया है। फिर यहाँ पर देखिए, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखते हैं तो उस वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर तीसरा नंबर है, जब उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रकृति वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, अनंत। यहाँ पर होगा, जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखी जाती है इसका प्रतिबिंब अनंत होता है। फिर है, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। तीसरा नंबर है, जब वस्तु को 2f और f के बीच रखा जाता है तो प्राकृतिक वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा, 2f और 2 के बीच, अनंत के बीच। चौथा नंबर है, जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो पहला प्रकृति हो जाएगा वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब 2f के बीच। यहाँ पर हो जाएगा पर उत्तल लेंस, यहाँ पर उत्तल लेंस 2f या वक्रता केंद्र पर रखने बीम को प्रतिबिंब बनाने में चित्र खींचे। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थान बताएं। पर जब वस्तु 2f1 पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2f2 बनता है, तो उस जो उल्टा वस्तु के बराबर होता है। 5 नंबर है, जब वस्तु को 2f और अनंत के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। उसका प्रकृति क्या बता रहे हैं? प्रकृति हो जाएगा वास्तविक उल्टा, वस्तु छोटा, प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनेगा। 6 नंबर है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। प्रकृति हो जाएगा वास्तविक उल्टा, वस्तु छोटा, प्रतिबिंब प्राकृतिक फोकस पर बनेगा। अवतल लेंस में बनने वाले किरण आलेख, पहला, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। अब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बहुत छोटा तथा फोकस पर बनता है, वह प्रतीत होता है। 2 नंबर है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु और प्रकाशीय केंद्र के बीच काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा और लेंस
के बाईं ओर बनता है। तीसरा नंबर है जब वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है। जब वस्तु में F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब F और प्राकृतिक केंद्र के बीच काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा लेंस बाईं ओर बनता है। किधर बनता है? बाईं ओर। यहाँ पर आपका ई नंबर देखिए, लेंस के चिन्ह परिपाटी ये 1-2 नंबर का आता है। यहाँ इस पर भी ध्यान देना है। पहला है इसमें सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से कम मापी जाती है। दूसरा नंबर है इसे प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। अब तीसरा नंबर सवाल है आपतित किरण की दिशा मापी गई सभी दूरियां धनात्मक लिया जाता है तथा आपतित किरण के विपरीत तरफ ऋणात्मक दूरी लिया जाता है। अब 3 नंबर सवाल है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर क्या होता है? तो याद रखिए किसी लेंस यहाँ से बता रहे हैं लेंस की क्षमता किसी लेंस के अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है। P बराबर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपका मैट्रिक में 2-3 नंबर का सवाल उठा सकता है। P बराबर 1/, जब मीटर हो तो F बराबर 1/P, जब मीटर हो तो P बराबर 100/1 बराबर सेंटीमीटर हो तो F बराबर 100/V जब cm हो तो। यहाँ पर SI फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव और उत्तल लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक निगेटिव। ठीक है, आपसे पूछेगा इसका डिफरेंस होती है। उत्तल लेंस के फोकस दूरी पॉजिटिव निगेटिव होता है, अतः उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर अपने P1 P2 P3 की क्षमता के लेंस सटा कर रखे तो समर्पित लेंस की कुल क्षमता होती है। समर्पित लेंस की कुल क्षमता यहाँ पर है ई नंबर P1 P2। अब इसका सही मात्रक हो जाएगा सही यूनिट की फोकस दूरी के धनात्मक का मात्रक मीटर, अतः लेंस की क्षमता का सही मात्रक 1 मीटर, मीटर -1, और यह लेंस की क्षमता मात्रक डायोप्टर के बराबर होता है। फिर डायोप्टर यानी 1D बराबर 1 मीटर के पावर -1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक नहीं है, लेंस की नहीं क्षमता का सही मात्रक के इनके पर -1 है ही, इसे ही नाम ही देखिए। लेकिन आँखों के डायोप्टर लेंस की क्षमता के मात्रक के रूप में डायोप्टर D का ही उपयोग करते हैं, अर्थात डायोप्टर लेंस की क्षमता प्रचलित करता है, मात्रक और सही मात्रक नहीं है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका सही मात्रक हो जाएगा 2024 में पूछा गया सवाल है। 2024 में पूछा गया लेंस के में डायोप्टर होते थे, कई बार बोल दिया हम। पहले यहाँ पर है 2024 में पूछा गया है किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण को जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं, उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं, सही बोले थे ना। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना, F बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, P बराबर होगा 100/F। F का जो मान आप 10 दिए हैं 10 और 100 के नीचे कर दीजिए, काट दीजिएगा इस तरह तो हो जाएगा 10 डायोप्टर। यह आपका बन गया। फिर आपका एक और क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर, एक अवतल लेंस का फोकस दूरी 2 मीटर है, ठीक है, और इसकी क्षमता ढेर से पूछा गया सवाल है, इस पर ध्यान देना है, याद रखिएगा। यहाँ पर 2 मीटर कह रहा है तो 1/F के मान -2 हो गया, यहाँ से भाग कर देंगे, -0.25 डायोप्टर हो गया। फिर आपका है किसी लेंस का क्षमता है -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P बराबर -2 डायोप्टर, F 1/P, F बराबर 1/2, इसका आंसर 0.5 है। फिर एक और तरीका से बनाना है, दो में सवाल छुपा हुआ P बराबर -2 बराबर 100/P, फिर भाग करेंगे -50 हो जाएगा सेंटीमीटर। कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, बहुत देरी से सब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं,
ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला नंबर आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो शीशा, मिट्टी। लेंस बनाने के लिए पहली बात उपयोग नहीं किया जा सकता, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर अगला नंबर सवाल है 2 नंबर है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपका मतलब पूछ रहा है तो याद रखिएगा यह कभी भी होगा तो क्या कि उत्तल लेंस का धनात्मक होता है प्लस में होगा तो आपका 10 सेंटीमीटर होगा। फिर 3 नंबर है, फिर आपका 3 नंबर है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस। बच्चों देखिए 3 नंबर सवाल ध्यान से देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा उसको फोकस दूरी के दुगुना पर रखा जाता है, यानी डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर है किसी गोलीय दर्पण या तथा किसी पतले गोलीय दोनों के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस का संभावित कौन सा है? आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर नंबर 5 नंबर है प्रकाश का पवर्तन कितने नियम? प्रकाश का पवर्तन अपवर्तन चाहे परिवर्तन दोनों के दो ये होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रकाश का पवर्तन के कितने नियम? 2। देखिए सवाल पूछिए दिया है। फिर 7 नंबर सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी अगर जो कह देवे याद रखिए सरल सूक्ष्म अवतल लेंस का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर अब हम देखिए बच्चों हम जो सवाल बता रहे हैं इसमें से कम 100 को बता रहे हैं तो कम से कम उसे 5 को सवाल एकदम निश्चित है कि वो पूछ सकता है बोर्ड में। फिर 8 नंबर का सवाल है कि किसी माध्यम में पूर्णांक का मान होता है, तो म्यू बराबर हम बताए थे साइन आई बटे साइन आर होता है, तो साइन आई बटे साइन आर किन है देखिए तो, हाँ देखिए दोनों एक रिश्ते लग रहा है लेकिन दोनों में से बता तो कौन होगा आपका? ये नहीं ई होगा, ये नंबर होगा, ठीक है। फिर आपका 9 नंबर है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटाई, बीच में मोटाई, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटाई सभी जगह समान, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक। ये सी हो जाएगा। फिर आपका है 10 नंबर अवतल लेंस का वर्धन होता है में बराबर नहीं होता भी बटा यू होता है, भी बटा यू में बराबर बताए थे नहीं आवर्धन वाला वे तो पूछ रहे हैं बराबर भी बटा यू में नहीं बताए थे। फिर यहाँ पर सवाल हम ला रहे हैं और 11 नंबर से है पूरा कम से कम 100 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन। आपका 11 नंबर का सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकस अंतर मुख्य त्रिज्या के बीच संबंध होता है, ए बराबर आर बाई 2 होता है, ए बराबर क्या होता है आर बाई 2 होता है, सी और 12 नंबर निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, अभिलंब के बीच परावर्तन कहते हैं निर्गत। यहाँ पर सी नंबर रहेगा, निर्गत सेट कर जा रहा है नू। अब 13 नंबर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होता है, 1 मीटर मतलब एक डायोप्टर मारिए, बी नंबर। फिर आपका 14 नंबर किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 नंबर है कि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है अवतल लेंस के भांति उत्तल लेंस के भांति। यहाँ पर आपका डाउट मेरा कुछ है इसलिए मैं आज के लिए तेरे कॉल मैं 15 नंबर से करवाऊँगा 100 तक ले, याद रखिएगा मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जो हेलो बच्चों मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ, मैं आप लोग आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो पहले आपका सवाल होगा कि प्रकाश, एक सेकंड रुकिए बच्चों थोड़ा इतनी चालू कर देते हैं। पहला हमारा सवाल होगा कि प्रकाश का पवर्तन क्या है। देखिए ये आपका सवाल है प्रकाश का पवर्तन, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, विचलित होने के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर है अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपवर्तन सतह किसे कहते हैं? तो यह जिस सतह से प्रकाश की किरण, जिस सतह से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उस सतह को ही अपवर्तक सतह कहते हैं। फिर है 2 नंबर सवाल है
आपतित किरण किसे कहते हैं? अपवर्तन सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तन सतह पर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। ठीक। फिर है तीसरा नंबर सवाल है आपका, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। फिर 4 नंबर सवाल है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो अपवर्तक सतह अपवर्तक सतह मतलब अपवर्तक सतह से अपवर्तक आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं अब अगला नंबर सवाल है आपका 5 नंबर, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? उत्तर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। मतलब आपतन बिंदु इस तरह रहता है, उस पर डालें अभिलंब, उसी को हम लोग आपतन कोण आपतन बिंदु अभिलंब कहते हैं। फिर आपका 6 नंबर सवाल है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर आपका 7 नंबर, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर आपका है पारदर्शक के माध्यम। दो माध्यम होते हैं, विरल, सघन। विरल किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की विचलन अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द में से क्या कह सकते हैं? जब एक माध्यम के समक्ष दूसरे माध्यम में प्रवेश की चाल अधिक हो तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसे दूसरे भाषा में हम क्या कहेंगे कि जब एक माध्यम के समक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कि प्रकाश निर्वात प्रकाश की चाल 3 ये थोड़ा भेड़ी इनपुट मार लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। फिर हवा में प्रकाश की चाल 3 के 8 मिनट पूछा, तीनों इम्पोर्टेंट सवाल भेड़ी। ठीक, रुकिए थोड़ा 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका आएगा अब अगला पॉइंट। फिर है कि जल में प्रकाश की चाल, जल में जो प्रकाश की चाल होती है इतना होता है, याद रखिएगा। फिर है आपका कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में आपका प्रकाश की चाल हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 2000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा का पूछेगा तो विरल माध्यम में सघन माध्यम से, मतलब हवा में विरल माध्यम सघन माध्यम जाता है। फिर हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? हवा में याद रखिए प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हवा, विरल और कांच, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, फिर अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है। फिर है 8 नंबर आपका, प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण क्या है? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल दो होना, प्रकाश का चाल अलग मतलब 2 भागों में बढ़ जाना। अब आगे है, रुकिए। फिर है कि प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या है? तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल 2 होना। फिर पहला नंबर आपका है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होना। फिर दूसरा नंबर सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर 3 नंबर है कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर 4 नंबर है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर सेकंड। फिर ये नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती होती है, वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, दोहरकश में सवाल पूछा हुआ है, तो किसके कारण उठा हुआ दिखाई देता है? याद रखिएगा प्रकाश, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रकाश में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ किसके कारण दिखाई देता है?
तो ये याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। फिर आपका इसका उत्तर हो जाएगा, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है। अब पानी हवा में ज़्यादा सघन होता है। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तित किरणें सीधे वास्तविक स्थिति में ऊपर एक बिंदु से आती हुई दिखती है। इस वजह से शिखा का उठा हुआ भाग दिखाई देता है। और शॉर्ट में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में लिखना है कि मतलब पर वायु अपवर्तन के कारण जो अथी होता है वो दिखाई देता है उठा हुआ। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अब रुके, थोड़ा अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फिर आपका इस नंबर सवाल देखिए, कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के दो कोनों के नामांकित चित्र है। मतलब अपवर्तन के दो कोनों के चित्र है। थोड़ा कभी पूछ भी देता है, याद रखिएगा। यह है पश्चिम विस्थापन। पश्चिम विस्थापन क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2014 में पूछा गया सवाल है। पश्चिम विस्थापन क्या है, यह किन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात आपका हो जाएगा, मतलब इसका डिफिनेशन है कि जब कांच की लैंप से प्रकाश की किरणें को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत कोण के बीच लंबवत दूरी होती है। उस दूरी को ही पश्चिम विस्थापन अभिक्रिया मतलब कहा जाता है, पश्चिस्थापन कहा जाता है। यह अभिक्रिया बातों पर निर्भर करता है, मतलब जिसे बात बोलेगा उसी पर यह अभिक्रिया निर्भर करता है। पहला नंबर आपको है कि यह कांच स्लैब मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। दूसरा नंबर है आपका, यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। और तीसरा नंबर है, यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। फिर आपका लास्ट में सवाल है, अपवर्तनांक की परिभाषा करें। परिभाषित मतलब करें, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। ठीक है, कथन का क्या अभिप्राय, मतलब होता है तो इसको सिद्ध करना है। कैसे होता है भाई, सिद्ध करने देखिए पहले निर्वात में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश की उस माध्यम में चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होने का मतलब है कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तुलना 2.42 कम होती है। दूसरे शब्द में प्रकाश जब हीरे में प्रवेश करता है तो वह 2.42 गुना धीमे हो जाता है। अब है कि अपवर्तनांक मतलब अपवर्तनांक 1 से कम कभी नहीं हो सकता। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता था, 2.42 हीरा का होता है। फिर आपका है अपवर्तनांक एकमात्र विहीन राशि है। अपवर्तनांक क्या है, एकमात्र विहीन राशि है, याद रखिएगा। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, समय बहुत है। अब यहाँ पदार्थ अपवर्तनांक ये में से कम कै गो क्वेश्चन है, 10 गो क्वेश्चन होगा मान रहे हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 5 गो 6 गो 7 गो 14 गो है। 14 गो में से आपको कम से कम इनमें से 3 गो सवाल एकदम निश्चित आएगा। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इनमें से 3 गो हम एगो बता सकते हैं कि कौन कौन निश्चित आएगा। वो हीरा वाला जो है ये निश्चित आता है, एकदम ये निश्चित है कि आएगा। ये एगो बर्फ वाला एगो आप लोग खुद बताइएगा कि कौन वाला। ठीक, अपने से मतलब गाइड कीजिएगा। फिर आपका पूछ रहा है वायु का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का 1.33, पानी का 1.33, ब्राउन कांच का 1.48 से 1.61 से ब्राउन कांच, किरोसिन का 1.44, फेंटिन कांच का 1.53 से 1.96, फिर एल्कोहल का 1.36 से मणिक्य 1.71, ताड़ी पीना 1.47, नीलम 1.77, कार्बन डाइऑक्साइड 1.63 और रुकिए सेंघा नमक 1.454, बेंजीन को हम बताइए दे रहे हैं। चलिए 1.50, हीरा 2.40 तो बतेबे हैं।
पेन है प्रकाश में, ये थोड़ा सिद्ध करने वाला है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नंबर प्रकाश में वायु में डेर मतलब प्रकाश वायु में 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रवेश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ फिर 20 में सवाल पूछा गया है। यहाँ पर लिखना है कांच का अपूर्णांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा प्रकाश की चाल फॉर्मूला पर सेट कर देना। फिर है कि माना कि प्रकाश की चाल बराबर भी, फिर एक माना कि जो प्रकाश का चाल है वो है 0.5 है, फॉर्मूला बैठा 3×10⁸ बटा भी। इस तरह ऐसे करके इस आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सवाल है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? BSc 2025 में पूछ लिया सवाल, दम एक साल पहले। क्या बात याद रखिएगा, हम 26 को पढ़ा रहे हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो उसे निरपेक्ष कहते हैं। म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। आमतौर पर अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आमतौर पर अगर जो पूछा जाए कि अपवर्तनांक को क्या कहते हैं आमतौर पर, तो अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। फिर अगला है अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? तो अपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। फिर आपका है कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या होता है? N1, माध्यम 2 का M2। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते, फिर थोड़ी रुके, थोड़ा इसी रंग बदल रहे हैं। यहाँ पर आपका है कि प्रकाश अपवर्तनांक के नियम, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है इसके नियम को लिखें। बताइए, आपको कह रहे हैं 2015, 16, 19, 24 4 हाली सवाल पूछले है, आपकी पूछ सकता है निश्चित, हमको लग रहा है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपका हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा हो जाएगा कि दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। इस नियम की खोज 1621 में किया गया था। किसने किया था ये अभी रुकिए हम बता रहे हैं आपको। पहला नंबर है आपका, इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जय तथा अपवर्तन कोण की जय का अनुपात नियत होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसे अस्नेल का नियम भी, अगर जो पूछ रहा है एग्जाम का अस्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपका ये दूसरा जो नियम है उसको लिख देना है। समझ रहे हैं? इसे अस्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रिज्म हम लोग किसे कहते हैं? तो प्रिज्म में कांच का बना ऐसा पारदर्शी समरूप अपवर्तन माध्यम जो 5 सतहों से घिरा रहता है तथा जिसका कोई 2 सतह आपस में समांतर न हो, प्रिज्म कहलाता है। बात याद रखिए। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसे अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने के इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। फिर है वर्ण पट का स्पेक्ट्रम क्या है? उत्तर, प्रिज्म के बाहर स्थित वैसे पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त होते हैं वर्णपटम स्पेक्ट्रम कहलाता है। फिर है आपका, रुकिए 1 सेकंड, फिर आपका यह 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं देते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। फिर आपका शुद्ध कहते हैं, बाकी अशुद्ध हला देखिए, वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं देते हैं, अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम रहने के कारण इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है, मतलब बोर्ड में। अगला सवाल है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक रहने के कारण इसका विचलन कम होता है, बैंगनी का अधिक होता है। बात याद रखिएगा। फिर आपका सवाल है वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है? सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग टू होने रहने के कारण विचलन अलग टू होता है, इसी कारण में वर्ण विक्षेपण की घटना जो होता है वो अधिक होता है। फिर अब इस सवाल थोड़ा देखिएगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। इसे एक प्रयोग द्वारा दिखाया गया है। इसका एक प्रयोग किया गया है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पर क्या गया है, इस प्रयोग के करने के दो प्रिज्म लेते हैं। पहला प्रिज्म का आधार नीचे हो तो दूसरे का आधार ऊपर करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जब पहले प्रिज्म से, मतलब यहाँ से बता रहे हैं, जब पहले प्रिज्म से प्रकाश को भेजा जाता है तो वह विक्षेपण होने के कारण यह 7 रंगों में बट जाता है। जब 7 रंग का अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाता है और श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश रंगों का मिश्रण होता है। फिर आपका इन नंबर सवाल है, विचलन कोण क्या है? तो याद रखिएगा, बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे ही डाल से सूचित किया जाता है। लेंस, अब लेंस आप पूछेगा सर लेंस किसे कहते हैं, अभी पूछता है, याद रखिएगा। ताल या लेंस को हम ताल भी कहते हैं, याद रखिए। फिर है, दो निश्चित आकार वाले प्रिज्म सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य वक्रित रहता हो, ताल या लेंस कहलाता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। यह कथी को याद रखेगी, यह जो बना होता है यह कांच का बना होता है। गोलाकार लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलाकार लेंस के मुख्यतः दो प्रकार के, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ओके, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहला है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस अपसारी लेंस, मतलब उत्तल लेंस जो होता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिए। फिर है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा, शीर्ष का भाग पतला, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहते हैं। अच्छा, अवतल को अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं, याद रखिए, गलती हो गया तो थोड़ा हो जाए। दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टी होती है, सतहों में को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टी के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान करने के लिए तीनों नमूनों को छपाई के अक्षर पर बारी बारी से रखते हैं। अगर छपे अक्षर पर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा। अगर छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई दे तो वह वृत्ताकार पट्टी होगा। फिर है नंबर, अगर छपे अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। फिर 13 नंबर सवाल है आपका, उत्तल लेंस के किन्हीं 4 उपयोग बताएं। उत्तल लेंस का उपयोग तो निम्नलिखित ही नहीं है। पहला को अगर चश्मे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए, मतलब सूक्ष्मदर्शी में जो छोटा वस्तु दिखाई दे रहा है उसको बड़ा करने में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर है कि कैमरा लेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कैमरा में भी इसका इस्तेमाल, मोबाइल कैमरा चाहे बड़का कैमरा आता है 1.5-2 लाख के, उसी का कह रहा है। फिर 4 नंबर का घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्ज देखने के लिए कहते हैं, घड़ी साइज को देखने के लिए किया जाता है। फिर आपका है उत्तल लेंस के भागों को लिखे, तो उत्तल लेंस के भाग यहाँ पर 3 दिए गए हैं। पहला है आपका उपभोतक, समतोलतल, अवतल लेंस। फिर अवतल लेंस के भागों को लिखें, उपभोतल, समतोलतल, उत्तल। फिर आपका ई नंबर सवाल है कि समतोलतल किसे कहते हैं? पहला है उपभोतल लेंस किसे कहते हैं? वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो, मतलब उठल हो, उसे उपभोतल लेंस कहते हैं। समतोलन वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग उठल हो, उसे समतोलन लेंस कहते हैं। फिर अवतल लेंस वैसा लेंस जिसका पहला भाग अवतल दूसरा भाग उत्तल, उसे अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। फिर उभयवतल लेंस, इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं, उभयवतल लेंस वैसा लेंस जिसके दोनों भाग अवतल हो, उभयवतल लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। समतलवातल लेंस किसे कहते हैं? मैं रुकिए थोड़ा, एक सेकंड, मैं थोड़ा आता हूँ पानी पीकर,
एक सेकंड रुकिए थोड़ा, ऑब्जेक्टिव वॉइस पर चढ़ा देंगे, एक सेकंड आ रहा है थोड़ा अपना कस्टमर के बोल कर। हेलो बच्चों, मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। यानी पहला आपका क्वेश्चन है प्रकाश का प्रवर्तन। तो यहाँ पर पहला है कि प्रकाश क्या है, मतलब प्रकाश क्या है। तो याद रखिए प्रकाश एक ऐसा बाहरी उत्तर होगा आपका। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में, रुकिए एक सेकंड, जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, फिर दूसरा पॉइंट है प्रकाश, ये वाला प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश है ना, एक प्रकार के यह ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है, याद रखिएगा। फिर अगले नंबर क्वेश्चन है, फिर है कि यह निर्वात में भी गमन करती है। मतलब निर्वात मतलब हवा, में भी गमन करती है। फिर है कि निर्वात में इसकी चाल, निर्वात मतलब इसका चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है या 3000 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक। फिर है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये वाला पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश जो है ना, मतलब एकदम माध्यम, मतलब मीडियम में गमन करती है। फिर है अगला पॉइंट ये वाला, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो प्रकाश है ना, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर है ये वाला पॉइंट, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर जितना मनुष्य है उसके लिए सबसे प्रकाश जो सबसे स्रोत है ना, जो खत्म नहीं हो सकता है, वह सूर्य है। यह असीमित है, खत्म नहीं हो सकता है, यह प्रकृति द्वारा दिया गया है। हाँ ठीक बच्चों, हेलो किड, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक। मतलब 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है, ठीक है। अगले नंबर आपका क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में पाया गया यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के माध्यम, ये वाला पॉइंट है, अपने पथ से थोड़ा या विचलन हो जाती है। इस घटना का विवर्तन दिया गया है, ठीक है बच्चों। फिर आपका अगला नंबर सवाल है, क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तरह के प्रकाश का स्रोत है वो वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब हो जाएगा, ठीक। अब रुकिए एक सेकंड, थोड़ा हटा देने दीजिए। फिर है कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा पानी पीने गया था। यहाँ पर सवाल है कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। मतलब प्रकाश जो स्रोत भी होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य, मतलब जो प्रकाश है इसका प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। तारा होता है, जो ग्रहों इत्यादि मतलब होते हैं। पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर प्रकाश
मानव निर्मित स्रोत है। प्रकाश में मानव निर्मित स्रोत क्या क्या है? लैंप है, लालटेन है, दिया है, इत्यादि है। ठीक। अब है कि आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया आदि। फिर है उद अदीप्त, अदीप्त ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करते उसे अदीप्त प्रकाश कहते हैं, जैसे चंद्रमा, टेबल। फिर प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर की विकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया को, सेकंड रुके, थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। उस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, प्रकीर्णन कहते हैं। ये हो गया। फिर अब थोड़ा रुकिए और दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये आपका। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे कुछ हो। ठीक। फिर ई नंबर आपका सवाल है, प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? मतलब प्रकाश का जो किरण है किसे कहते हैं? याद देखिए, प्रकाश किसी पथ पर चलता है, प्रकाश जो है किसी पथ पर चलता है, उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। ये आपका बता दिया मैंने। अब है कि किरण पूछ, ये क्वेश्चन 2016 पूछे कि, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार लीजिएगा। ठीक। फिर है कि किरण पूछ, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश किरणों का समूह किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों भी हो सकता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा कपूंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर दूसरा अभिसारी किरण पुंज, दूसरा नंबर है कि ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, मतलब सभी जो किरण जमा होता है ना, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर है आपका अपसारी, ऐसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर है प्रकाश के गमन, है ये वाला बता रहे हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन पदार्थ पर अब प्रकाश के लिखे हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। फिर आपका पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे हो गया कांच, पानी, हवा इत्यादि। फिर है अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया। फिर है अपारदर्शी मतलब प्रभासी वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाती है, प्रभासी कहते हैं। जैसे हो गया तेल, कागज, खीसा, ये हो गया ये सब। अब लास्ट नंबर सवाल देखिए कि प्रकाश की माध्यम किसे कहते हैं? तो यह प्रकाश का माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुँचती है, उससे प्रकाश का माध्यम कहलाता है। हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, अल्कोहल हो गया, हीरा हो गया इत्यादि। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्योंकि बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव लाए हैं आज, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं। यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव, देख लीजिए आप लोग। पहले आपका सवाल है कि प्रकाश के नियम से निर्धारित, मतलब प्रकाश के जो नियम है उसे क्या निर्धारित होता है? तो देखिएगा, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछले है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा। फिर है कि प्रकाश तरंग का होता है, तो प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होता है, ये भी मार लीजिए। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। फिर 3 नंबर है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दर्पण के सामने किसी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो सीधा जब कहे तो खाली खाती कहना है, समतल उत्तल, ये दोनों डी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ से 3 तक हो गया, अब 4 नंबर से हम लोग करवाते हैं आपको। 4 नंबर से है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की किरण होती है। तो यह देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की किरण होती है वो तेज रहती है। ये क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरण सीधे रेखा में गमन करती है। फिर 6 नंबर तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज याद रखिए प्रभाषक होता है तैलीय कागज। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। एक 9 नंबर है, अभी 9 नंबर बता रहे हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, प्रवर्तन किरण पुंज होता है। याद रखिए, जब ये हो जाएगा आपका अभिसारी हो जाएगा। फिर है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का है तो प्लस लीजिएगा, काल्पनिक कह रहा है नु शून्य होगा, प्लस सी नंबर हो जाएगा 10 के। फिर 11 नंबर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रवर्तन कोण का मान होता है। तो प्रवर्तन कोण का मान आपका हो जाता है 0 डिग्री, नहीं 90 डिग्री होता है, ठीक। फिर है 12 नंबर, गोलीय दर्पण का फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संघर्ष है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक, r बराबर 2f। फिर है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता मुख्य फोकस के बीच। आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अरे मना क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक। अब मैं और बताने वाला हूँ क्वेश्चन 15 नंबर। यहाँ तक हम लास्ट लग रहा है करवाएंगे, देखेंगे समय बचेगा तो करवाएंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत के लिए याद रखिएगा होता दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर 17 नंबर है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह आपका उत्तल, अवतल, समतल, समतल होगा सर्च लाइट। दंत विशेष में, दंत विशेष का अगर नाम भी लिया जाए तो सिर्फ अवतल मारना है आप लोगों को। फिर है कि 19 नंबर है आपका कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपका हो जाएगा वास्तविक उल्टा, आवर्धन प्रश्न वास्तविक उल्टा मारिएगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा का वास्तविक सीधा कभी नहीं हो सकता है। फिर 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस त्रुटि जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर 16 दूनी 32 अधिक कर देना है आपको। यानी आपका हो जाएगा बी नंबर, जो सी नंबर बाकी। 21 नंबर है, किसी दर्पण पर उपयोग पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल, किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि पर किया जाता है। यहाँ पर आपका समतल हो जाएगा। फिर है 22 नंबर, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी होगी धनात्मक। निम्न में से किस दर्पण, यह 23 नंबर है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिए, निम्न से धनात्मक रहेगा तो उत्तल दर्पण मारना है आपको। कथी मारना है? उत्तल। फिर है आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, हाँ वहाँ तक करवा दिए। किसी कार के अप्रवधित प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से है? अग्रदीप यानी अवतल हो जाएगा आपका। फिर है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, याद रखिएगा। और मैं क्वेश्चन आज पूरा ऑब्जेक्टिव मैं ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से 26 नंबर है, बस ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है। 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 27 26 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? यहाँ पर आपका हो जाएगा
रुकिए एक सेकंड बचे, थोड़ा 2 मिनट, थोड़ा आंसर कापी पर लिख ले रहे हैं। छब्बीस नंबर से सवाल करवाना है, हमको याद है, ठीक है मैं करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। पहला नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान करके बनते हैं। तो वो करा था केंद्र, यानी सी होगा आपका क्वेश्चन आंसर, सी होगा। फिर है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने में याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या और निम्नलिखित में से कौन संबंध है। तो R बराबर 2F होगा, देखिए बता दे रहे हैं, ओके ये होगा R बराबर 2F। फिर 29 नंबर, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण अगर से कह रहा है तो आपका सबसे पहले प्लॉट जाना है, उल्टा आवर्धित कहेगा ना, ये होगा आपका उल्टा आवर्धित। फिर है 30 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता था। वस्तु से छोटा अगर कह दे तो याद रखिएगा, वस्तु से छोटा कह दे, एक सेकंड रुकिए थोड़ा, वस्तु से अगर छोटा कह दे, नंबर क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, वस्तु छोटा कहे तो आपको उत्तल मारना है, ठीक, कथी मारना है, उत्तल। फिर है 31 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। फिर है गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। यहाँ पर आपका 31 नंबर हम बता रहे हैं, हाँ 31 नंबर बता रहे हैं, बी हो जाएगा 31 नंबर का आपका, 32 नंबर का बी हो जाएगा, बाकी 32 का नहीं डी होगा, सॉरी 32 का गोलीय दर्पण हो जाएगा द्वारा। फिर आपका दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र आपका हो जाएगा 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f, ये आपका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो, देखिए 33 के ये होगा पक्का, 34 के बी हो जाएगा आपका, 34 नंबर आपका बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्कूली दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, तो याद रखिएगा उत्तल का होगा। फिर 35 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी होती है। तो रुकिए एक सेकंड बता रहे हैं, बी हो जाएगा आपका, 35 का बी हो जाएगा, कथी हो जाएगा बी। फिर है आपका, रुकिए फिर आपका कि अवतल, ई नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ये देखिए फोकस ध्रुव नहीं, यहाँ पर आपका आंसर नंबर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। फिर है आपका निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आपका 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर है कि फोकस दूरी भी दर्पण के बदल जाता है। 38 नंबर का आपका हो जाएगा, 38 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, 38 नंबर का सी हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा कि आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। तो यहाँ देखिएगा उत्तल दर्पण होगा, हमको लग रहा है कि, एक सेकंड रुकिए तनी,
अगला क्वेश्चन है, क नंबर हम बता रहे थे 39 नंबर की आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण को कहते हैं अवतल कहते हैं, ठीक है। फिर आपका 40 में उत्तल दर्पण आवर्धन का माध्यम होता है, तो आपका 40 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। 40 नंबर का क्या होगा, सी हो जाएगा आपका। फिर है अवतल दर्पण द्वारा अवतल लेंस में द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस कह रहा था, भाषी लग रहा है हमको। अवतल लेंस में ये नहीं कहें, छोटा होगा, क्या कहें, छोटा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण का विचलन आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब मतलब कह रहा है कि यहाँ पर आपका बी नंबर होगा कि आधा बनेगा, कैसे बनेगा आधा। फिर है आपका 43 नंबर है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण आवर्धन धनात्मक होगी तो यदि दूरी का मान कितना होगा, तो दूरी का मान याद रखिएगा सी। आपका आंसर हमारा 10 सेंटीमीटर से कम होगा। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। फिर है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, तो बढ़ जाता है आवर्धन का मान। फिर है 45 नंबर, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी प्रतिबिंब सीधा और तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की कवि की दिशा है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। फोकस ध्रुव की ओर, फोकस ध्रुव की ओर। फिर 46 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, तो मेरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कोई हराने का बात नहीं है। आपका अब क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बाकी गया है, देखिए 2 क्वेश्चन बाकी गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण की बिंब प्रतिबिंब एक पर्दे पर किए तथा आपके फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रतियोगिता अपने की जरूरत है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन कि किस दर्पण के दूर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो अवतल दर्पण सीधे होता है, मुझे लग रहा है कि नहीं, समतल उत्तल दोनों होगा, हमें समतल उत्तल दोनों होगा। मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। हेलो बच्चों, मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ। मैं आप लोग को 10th क्लास का हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला आपका क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। आप याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण मतलब निरंकुश शासन था, ठीक। दूसरा है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना कांग्रेस की गई थी, तो याद रखिएगा बुर्बो वंश का। अब नेपोलियन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता जो हुआ था ना, आपका 1804 में हुआ था, बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखें जो कांग्रेस का अध्यक्ष था मेटरनिक थी। मेटरनिक जो चांसलर था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक जो व्यवस्था का उद्देश्य पुरानी जो व्यवस्था था ना फ्रांस में, उसी को स्थापना करना था। 5 नंबर का होगा आपका सी नंबर। फिर तक मेटरनिक कौन था, तो याद रखिएगा मेटरनिक जो था ना ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। फिर है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छिड़कता है तो बाकी यूरोप भी सर्दी जुकाम पड़ जाता है, याद रखेंगे मेटरनिक ने कहा था, क्वेश्चन सी होगा। फिर है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल आपका 4 कोड था। फिर था कि रोमानीवाद क्या है, तो रोमानीवाद एक राजनीतिक आंदोलन था जो फ्रांस द्वारा चलाया गया था। फिर है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में थे, तो याद रखिए यूरोप महादेश में थे। मारियान किस देश, एक सेकंड, मारियान, एक सेकंड बच्चों रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब है कि मारियान, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो मारियान याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। अब है कि राष्ट्रवादी अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो याद रखिए पुनर्जागरण काल से माना जाता है। आज के लिए मैं आप लोग को इतना ही रखता हूँ, क्योंकि आज बहुत थोड़ा रात हो गया, कल हम क्लास अच्छा से करवाएंगे, 50 क्वेश्चन ले कम से कम, ठीक। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं आप लोग का पढ़ा हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास 10th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कम से कम 2 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे। पहला आपका क्वेश्चन है कि, एक सेकंड रुकिए इतनी, पहला आपका क्वेश्चन है
बिस्मार्क कौन था? तो याद रखिए बिस्मार्क था वह कूटनीतिज्ञ था। फिर है 40 नंबर, हीगल कौन था? तो हीगल एक जर्मनी का नहीं दार्शनिक था, हीगल एक दार्शनिक था। ठीक है, 40 के सी नंबर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो याद रखिए सन सेडोन में हुआ था, याद रखिएगा। ये नंबर आंसर होगा। फिर अब 42 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होती है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है, डी नंबर होगा। फिर नेशनल लिविंग द होल के संबंध किस देश के एकीकरण के साथ है? तो याद रखिएगा यूनान, यहाँ पर आपका यूनान हो जाएगा। फिर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए जर्मन राज्य का निर्माण बिस्मार्क ने किया था। अगर जर्मनी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें बिस्मार्क आंसर होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, रक्तमलोह नीति। तो देखिए रक्तमलोह नीति ये भी बिस्मार्क का होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। फिर सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध याद रखिएगा 1870 में हुआ था। फिर जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? याद रखिए, तो थोड़ा आंसर छिप गया है, हम लिख रहे हैं बिस्मार्क होगा। एक सेकंड रुकिए, बिस्मार्क होगा लिख रहे हैं। बिस्मार्क होगा, एक बड़ी और लिख रहे हैं यहाँ पर बिस्मार्क होगा लास्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।